अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टार्ट किया हुआ है और ऑलमोस्ट इट हैज़ अ लास्ट आर्टिकल दैट कि हमारे पास जो इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट, इससे पीछे हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें प्रेशर के बारे में पढ़ी और प्रेशर की हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी, हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पास्कल लॉ के बारे में पढ़ा और उस सारे के सारे के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर की चीज़ें देखते आए हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ही है ये कि इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट। अब देखिए कि जो इलास्टिसिटी है दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, कि कोई एक मैटर है जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो किस हद तक इलास्टिक है, वो किस हद तक इन इलास्टिक है, या जो हम लोग हमारे पास जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग मटेरियल देखते हैं तो वो किस तरह की नेचर रखते हैं। क्या आप उसके ऊपर जब फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद क्या वो इलास्टिक रहते हैं, क्या वो इन इलास्टिक हो जाते हैं, या उनकी शक्ल चेंज हो जाती है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उनका एरिया चेंज हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग है तो प्रेशर के की ये टर्म में हैं, जो हम लोग ने बेसिकली प्रेशर को ही देख रहे हैं कि प्रेशर का जो चीज़ों के ऊपर असर होता है वो क्या होता है और चीज़ें आगे से कैसे बिहेव कर रही होती हैं, उनकी नेचर कैसी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इलास्टिसिटी। अब देखिए कि जो इलास्टिसिटी है इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल when we apply a force on a material and it become to it regain its original position, कि जब आप किसी मटेरियल के ऊपर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए जब हम उसके ऊपर से वो फोर्स हटा देते हैं। तो आप देखेंगे जब हम उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे मटेरियल के ऊपर, तो ये भी आप लोगों को बेटा पता होनी चाहिए कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये कौन सी फोर्स होती है। दे द फोर्स विच चेंज द शेप ऑफ द बॉडी और विच ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। द फोर्स विच ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आप देखेंगे इलास्टिसिटी उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी जिस्म के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो फोर्स लगाने के बाद आप वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो वो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। अब देखेंगे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके ऊपर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उनकी शक्ल जो है वो परमानेंट चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? परमानेंट चेंज। तो वो वाले जो मटेरियल होंगे उनको बोलेंगे इन इलास्टिक। आप क्या बोलेंगे कि उस वाले जो हमारे पास जो मटेरियल हैं, ठीक है, उनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास बोलेंगे उसको कि ये इन इलास्टिसिटी है, इसके अंदर ये इलास्टिसिटी नहीं रखता। अगर इलास्टिसिटी रखता तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आता, लेकिन ये इन इलास्टिक है इसलिए ये अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। अब देखेंगे जब हम लेट सपोज ये मेरे पास हाथ में मार्कर है तो इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा के उसको तोड़ना चाहता हूँ, तो अब देखें कि मैं एक खास हद तक इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये टूटे ना। ऐसे लगाता हूँ तो अगर ये टूट भी जाए तो तब भी कोई मसला नहीं। तो जिस जगह के ऊपर इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई और फोर्स अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा कर दें तो ये इसकी शक्ल चेंज हो जाए। तो जिस लिमिट में हम लोग फोर्स लगाते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहे उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। कि बॉडी की ये इतनी वैसे ये बॉडी है तो इसकी इलास्टिक लिमिट का ये मतलब है कि आप इसके ऊपर एक खास हद तक फोर्स लगा सकते हैं। अगर आपने उस खास हद से ज़्यादा फोर्स लगाई तो आपका जो मटेरियल है वो इन इलास्टिक हो जाएगा। तो वो जिस लिमिट के अंदर रह के आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई होती है इसको आप बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब देखे हैं कि ये जो बॉडी आपके पास क्या है कि जो इलास्टिसिटी रखती है, तो इसको मजीद आपके पास क्या है कि एक्सप्लेन किया गया है हुक्स लॉ के जरिए। क्या लिया गया है? हुक्स लॉ। अब देखें कि जो हुक्स लॉ है, हुक एक साइंटिस्ट है, इसमें ये कहता है कि जब आप किसी जिस्म एक लेट अस सपोज दैट कि हम लोगों के पास ऐसे एक स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग को के ऊपर आप दो काम कर सकते हैं, या इसको खींच के
स्ट्रेच कर सकते हैं या इसको यहाँ से दबा के क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, कहते हैं कि जो आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर जो तब्दीली आएगी, चाहे इसकी लेंथ में इजाफा हो चाहे इसकी लेंथ में कमी हो जाए, क्या हो जाए, जो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई इसकी लेंथ में कमी आ जाए या इसकी लेंथ में ज्यादती हो जाए, इसकी लेंथ चेंज हो जाए, तो वो फोर्स उसकी जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसकी जितनी आपकी लेंथ चेंज हुई है। लेट अस सपोज दैट इसकी इतनी पहले लेंथ थी, आपने फोर्स लगाई तो मजीद उसमें क्या होगी, चेंज होगी। अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इतनी थी तो मजीद इसके ऊपर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें लेंथ चेंजिंग आएगी, उसका उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, वो उतनी ही लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। जितना आप उसके ऊपर कम फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें कंप्रेशन रेट जो आपके पास एक्सटेंशन है उसकी वो कम होगी। तो दिस इज नोन एज द हुक्स लॉ। और जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप खत्म करते हैं तो F इज इक्वल टू kx आ जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है सब मटेरियल के बारे में। और हर मटेरियल का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k है, ठीक है, ये हर मटेरियल का अपने लिहाज से अलग होता है। तो ये जो x है, अब देखें कि हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो k जो होगा वो उसको मैं बोलूंगा स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलूंगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k की वैल्यू यहाँ से आप निकालना चाहें तो ये आपके पास क्या आ जाती है, Fx आ जाती है। उसके बाद बेटा इलास्टिसिटी के ही रिलेटेड हमारे पास जो आगे आर्टिकल है वो है हमारे पास स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस। डेफिनेशन वाइज आपका ये आर्टिकल है। सबसे पहले आपके पास है स्ट्रेस। आप देखें स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस को हम ऐसे सिग्मा से जाहिर करते हैं और ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसकी जब हम साथ ही अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये आ जाएगी न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेन। क्या है, स्ट्रेन। अब देखेंगे जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है या तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है या उसकी लेंथ चेंज हो रही है या उसका एरिया चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो तीनों के बैक वक्त नहीं, किसी भी हो सकती है तीनों में, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एंड आपके पास एरिया। ठीक है, आपके पास क्या है कि जो चेंज इन लेंथ देयर मे आर चेंज इन, आप बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जब आपने फोर्स लगाया तो मे चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तो दिस इज द नाउन एज स्ट्रेन। कि अगर आपके पास क्या है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स वो जो स्ट्रेस लगा रहे हैं उसके नतीजे में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो स्ट्रेन के ऊपर, वो अगली बॉडी के ऊपर है कि वो उसका स्ट्रेन क्या चेंज करता है, उसकी लेंथ चेंज करता है, उसका वॉल्यूम चेंज करता है, उसका एरिया चेंज करता है। अगर उस बॉडी का लेंथ चेंज हो, जिस तरह हम लोगों ने हुक्स लॉ में पढ़ा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, क्या प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेस। और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है किसके नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेस के नतीजे में। किसके नतीजे में हो रही है, स्ट्रेस के नतीजे में। तो इसकी लेंथ में चेंज आ रहा था, किसमें चेंज आ रहा था, इसके लेंथ में चेंज आ रहा था। तो जो स्ट्रेन है फिर उसको अगर किसी बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेस लगाएं और उसकी लेंथ में चेंज आ जाए तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। तो आप चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। एंड थर्ड वन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस भी हमारे पास है और इसका दूसरा नाम हमारे पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस बोलते हैं या इसको आप बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे होते हैं तो स्ट्रेस के नतीजे में उसकी एक खास लिमिट के अंदर उसकी जो लेंथ है वो भी, जो उसका जो स्ट्रेन है वो भी कांस्टेंट होगी। और एक खास लिमिट के अंदर कि वो अगर इन इलास्टिक हो तो उन जो आपकी स्ट्रेस है उसकी भी लिमिट है और जो स्ट्रेन है उसकी भी लिमिट है। तो जब ये दोनों एक खास लिमिट के अंदर जब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर रही होगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही होगी स्ट्रेस के नतीजे में, तो ये इन दोनों की जो रेशियो होगी वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट।
और इस वाले कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आपके पास क्या है, स्ट्रेस आपके पास, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉडुलस। इसको क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस। आप देखिए कि ये आपके पास है स्ट्रेस, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस के बारे में बात करके आए हूँ f ओवर a, और ये स्ट्रेन है। तो जब उसके रीजन में अगर आप उसका क्या चेंज कर रहे हैं, लेंथ, तो उसको बोल देंगे आप डेल्टा एल ओवर एल। अगर वॉल्यूम है तो डेल्टा वी ओवर वी, अगर एरिया है तो डेल्टा ए ओवर ए। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये स्ट्रेन है उसकी लेंथ चेंज हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो जब इसको मजीद मैं फाइंड करके लिखूंगा तो हमारे पास आ जाएगा एफ एल और ए डेल्टा एल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है कि एक जो यंग मॉडुलस है, हम आप देखेंगे जो स्ट्रेन है इसकी हमारे पास स्ट्रेस की यूनिट है, स्ट्रेन हैज अ नोट यूनिट बिकॉज़ इट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी टू सेम क्वांटिटी के लेंथ एंड लेंथ की आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, और लिहाजा इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसके मुताबिक ही यूनिट आएगी, जो भी आएगी वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा उन्होंने ग्राफ सा दिया है कि अगर आपके पास ऐसे एक ग्राफ है तो यहाँ तक ये आपके पास क्या है, इलास्टिक, इसकी इलास्टिसिटी, इलास्टिक रीजन है, और ये वाला आपके पास क्या है, प्लास्टिक रीजन। क्या है, प्लास्टिक रीजन। अब देखिए कि ये वाली जो चीज है इसके अंदर यंग्स मॉडुलस, या इन शॉर्ट वर्ड आप इसको बोले स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों रिमेन कांस्टेंट रहती हैं। तो कांस्टेंट रहेगी इसका मतलब उसकी तब्दीली में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो जब इस रीजन तक सारी चीज इलास्टिक होगी, वो चीज अब दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। जैसे ही हम यहाँ से आगे जाएंगे, थोड़ा सा और उसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे, तो ये जो इलास्टिक रीजन से वो क्या बन जाएगा, प्लास्टिक रीजन, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक रीजन वो है जिसमें हमारे पास कोई चीज के ऊपर फोर्स लगाएं, तो प्लास्टिक को जब आप दबाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि वो या टूट जाएगा, ठीक है, उसकी जो परमानेंट शक्ल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।